सॉल्यूशंस, ठीक है। और सॉल्यूशंस बेसिकली केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन पर्सपेक्टिव। तो कल हमने देखा सॉल्यूशंस बेसिकली क्या होता है, व्हाट आर सॉल्यूशंस, एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कॉम्बिनेशन। तो एक सॉल्वेंट में एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं। सॉल्यूट क्या होगा, whatever is present in lesser quantities is basically known as solute, whatever is present in higher quantities is known as solvent। अभी तक जो भी हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे भाई साहब, सॉल्यूट एक सॉलिड होता है और सॉल्वेंट एक लिक्विड होता है, उसमें हम डिसॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन बनता है। ये जो चैप्टर है इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान से समझनी है, लेकिन उसके पहले आपके एक्सपेक्टेशंस प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशंस बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप जब नॉर्मेलिटी निकालते हैं या मोलारिटी निकालते हैं या इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं या परसेंटेज वेट निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं, जब आपका केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो ये सब नहीं होंगी, ठीक है। सो मतलब जिस सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं वो इस सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड डिसॉल्व बट इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। तभी जाकर भाई साहब उसका हम, जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो सोल्यूशन बनाएगा, शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो सोल्यूशन बनाएगा, लेकिन सोडियम को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करने जाएंगे तो वो सोल्यूशन नहीं बनाएगा। इट विल बेसिकली फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट स्टडी अंडर सोल्यूशंस। क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके। कोशिश कीजिए, नहीं जा रहा है। थैंक यू, ओके। तो बेसिकली सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगी आपकी, सॉल्यूशंस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये एक प्योर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या होता है, ठीक है। सो तमाम चीज़ें वो पढ़ेंगे जो जिससे सॉल्युबिलिटी में इम्पैक्ट आता है, ठीक है। सो पहली तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है सोल्यूशन के बारे में वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज सॉल्यूशंस, लेट्स चेक। तो आपका सोल्यूशन बेसिकली होगा क्या, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही सॉल्यूट होगा, इट कैन बी बेसिकली मोर देन वन। इन अ डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं ऐसे, जैसे समझ लो आपका भाई साहब आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन, ठीक है। अगर आपने कोई जैसे चाय वगैरह बनाई तो दैट इज ऑल्सो बेसिकली अ सोल्यूशन ही हो गया, ठीक है। सो आपका देखो इसे एयर है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सोल्यूशन, ठीक है। टूथपेस्ट, ठीक है, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली व्हाट, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर मिक्सचर्स कंटेनिंग 2 और मोर प्रोडक्ट्स। जैसे एयर आपका एक सोल्यूशन है, ठीक है, जहां पे भी 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ऑल्टरिंग ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तमाम गैसेस प्रेजेंट है, ये अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एयर बेसिकली विल बी अ सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, सोडियम क्लोराइड विल हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वाटर विल हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक सोल्यूशन बन गया, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर? सो वी हैव डिफरेंट थिंग्स, सो कैन यू गेस विच ऑफ दीज आर सोल्यूशंस। तो जैसे समझ लो ये एक शुगर सोल्यूशन है, आपने क्या किया है भाई साहब, चीनी को, शक्कर को बेसिकली वाटर में डिसॉल्व किया है, दिस इज बेसिकली अ शुगर सोल्यूशन, ठीक है। ब्रास, ब्रास इज व्हाट, हाँ, तीन ब्रास, ब्रास इज व्हाट, एलॉय। एलॉय क्या होता है, जैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिलाकर जो बनता है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स को जो मिलाकर बनता है। फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन में प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब, आयरन में रस्टिंग होती है। अभी आयरन की रस्टिंग की वजह से हमको बहुत करोड़ों का लॉस होता है, ठीक है। प्लस जो स्ट्रक्चर्स हम बनाने जाते हैं वो आपके वीक हो जाते हैं, ठीक है। सो इस आयरन का रिप्लेसमेंट क्या है, स्टेनलेस स्टील, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। विल कॉल दिस स्टेनलेस स्टील, क्यों, क्योंकि ये आयरन
कार्बन, क्रोमियम, निकल से भाई साहब आपका एक एलॉय बन जाता है। तो एलॉय हम ज़्यादा करके या तो एंटी रस्टिंग के लिए करते हैं या तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को ओवरलुक करते हुए हम एलॉयज बनाते हैं। तो दिस इज बेसिकली ब्रास विच इज एन एलॉय। विल दिस बी अ सोल्यूशन? यस, इट इज अ सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सॉलिड सोल्यूशन हो सकता है, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सोल्यूशन हो सकता है, लिक्विड गैस सोल्यूशन हो सकता है, गैस सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये एयर एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, गैस सोल्यूशन का एक एग्जांपल हो गया। दिस इज बेसिकली एयर। विल दिस बी अ सोल्यूशन? विल दिस बी अ सोल्यूशन? यस, दीज विल ऑल्सो बी सोल्यूशंस। ठीक है, इन सारे तमाम सोल्यूशंस में एक सॉल्वेंट होगा और हो सकता है एक से ज्यादा सल्यूट हो, एक से ज्यादा सल्यूट हो। जैसे समझ लो आपने पानी लिया बीकर में, उसमें चीनी भी डाल दिया और नमक भी डाल दिया, तो आपका शुगर एंड सॉल्ट आर सल्यूट्स। सॉल्वेंट इज वन, दैट इज बेसिकली वाटर। कभी भी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होगा। क्यों? क्योंकि एक क्वांटिटी जो होगी वो आपकी, अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा। ठीक है, तो कभी भी सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो होगा सॉल्वेंट। तो 2-3 सॉल्यूट्स प्रेजेंट रह सकते हैं लेकिन जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो सॉल्वेंट होगा। तो इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सिर्फ एक ही हो सकता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन। ठीक है, तो आर दीज सॉल्यूशंस? यस, दीज आर आल्सो सॉल्यूशंस। ऑल थ्री आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। सो ऑल थ्री विल बी बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस आपके हो क्या जाएंगे भाई साहब? ठीक है, व्हाट आर सॉल्यूशंस? व्हाट आर सॉल्यूशंस? दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। तो अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर्स लें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का। होमोजीनियस मतलब क्या है? एकदम यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बेसिकली सॉल्यूशन। जैसे अगर आपने भाई साहब मतलब द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। हेंस ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लिक्विड गैस सॉल्यूशंस हो सकते हैं, गैस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर सॉल्यूशंस? बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, व्हाट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर? Okay, so we'll look at what is homogeneous mixture. Composition and physical properties are uniform throughout the mixture. अगर आप कोई मिक्सचर बना रहे हैं तो वो कॉम्पोजिशन जो है तो यूनिफॉर्म रहेगी। जैसे समझ लो आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, तो आपने एक ग्लास में वाटर लिया, उसमें शुगर डिसॉल्व किया, आपने फर्स्ट सिप में जो स्वीटनेस पाया, लास्ट सिप में भी वही स्वीटनेस पाया। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो स्वीटनेस की प्रॉपर्टी है या जो शुगर डिसॉल्व्ड है वाटर में, उसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म है। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। आपने समझ लो मड या क्ले डिसॉल्व किया वाटर में, तो आपको क्या मिलेगा? कहीं पे ज्यादा मड है, कहीं पे कम मड है, ऐसा। ठीक है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थ्रू आउट द मिक्सचर नहीं होगी। कॉम्पोजिशन मतलब कितना क्वांटिटी डिसॉल्व है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। इसी टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर, वेयर द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, तो समझ लीजिए जैसे टेक अ स्पून ऑफ शुगर एंड मिक्स ट्रूली इन ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपने ग्लास ऑफ वाटर में क्लिक लिया, देन चेक वेदर द टेस्ट ऑफ ड्रॉप इज सेम और नॉट। ठीक है, आपने भाई साहब चेक किया टेस्ट ऑफ ड्रॉप इज सेम और नॉट। तो सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन बेसिकली क्या हो जाएगा? इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन आपके कितने टाइप्स के हो जाएंगे? देखिए सोल्यूशन में आपके क्या क्या टाइप्स होंगे? एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। ठीक है, सो सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉलिड और लिक्विड नहीं होता है। ठीक है, अगर हम भाई साहब सॉल्वेंट बोले तो लिक्विड है, सॉल्यूट जो है तो सॉलिड होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज इज नोन एज सॉल्यूट and the component in the solution which is present in higher quantities is known as the solvent. क्लियर है? जो भी हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा वो होगा आपका सॉल्वेंट, और जो भी लोअर क्वांटिटीज में प्रेजेंट रहेगा वो हो जाएगा आपका सॉल्यूट। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये सोल्यूशन में? ठीक है, सॉलिड लिक्विड या फेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी से लेना देना है। किसको हम सॉल्यूट बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट क्वांटिटी दैट कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ओके तो जैसे अगर देखो एक सोल्यूशन है जो बना है 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर।
तो इसमें बताइए कौन सा सॉल्यूट हो जाएगा और कौन सा सॉल्वेंट? वाटर सॉल्वेंट क्यों हो जाएगा? देखो 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, वाटर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 ग्राम पर मिलीलीटर कितना मिलीलीटर है? 1000। आपको ऐसे कंपेयर करना है, 1000 मिलीलीटर किसका है? वाटर का है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा या मास कितना हो जाएगा? अरे 1 ग्राम पर मिलीलीटर है भाई साहब डेंसिटी, तो 1 मिलीलीटर की मास कितनी होगी? 1 ग्राम। तो 1000 मिलीलीटर की मास कितनी होगी? 1000 ग्राम। तो इसका मतलब कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट और कितना है? 1000 ग्राम ऑफ वाटर। किसकी क्वांटिटी ज्यादा? वाटर की, बिकॉज इट इज 1000 ग्राम, हेंस हियर वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, अगर उल्टा केस होता था तो वहां पे वाटर सॉल्यूट हो जाता था। तो इट इज ऑल अपॉन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, ओके। Okay, a solution of 5 milliliter ethanol in 500 milliliter of water. ठीक है, दारू मिक्सिंग एंड ओके। 5 milliliter of ethanol in 500 milliliter of water. 500 milliliter of water, यहाँ पे भाई साहब वॉल्यूम से वॉल्यूम का कंपैरिजन है। ठीक है, या तो आप भाई साहब मास से मास का कंपैरिजन कीजिए या तो वॉल्यूम से वॉल्यूम का कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, सो व्हाट विल बी द सॉल्यूट हियर? तो यहाँ पे किस टाइप का आपका सॉल्यूशन बन रहा है? देखो सॉल्यूट आपका क्या हो जाएगा? इथेनॉल, एंड ऑब्वियसली वाटर विल बी द सॉल्वेंट। वाटर विल बी द सॉल्वेंट। ठीक है, हमको देखो पहले भी मालूम है कि जब हम वाटर में कोई भी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एक्वस। जैसे NaOH अगर हमारा, तो AQ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वस। ठीक है, ओके। अ सॉल्यूशन इज अ डैश मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। क्या क्या हो जाएगा बताइए? हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस, कोलॉइड, सस्पेंशन। अ सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज भाई साहब सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी द सेम। A solution is a homogeneous mixture of 2 or more components. ठीक है, homogeneous mixture implies dash of appearance, uniformity, non-uniformity, equality and both A and C. Dash of appearance, uniformity and equality. ठीक है, तो आपका भाई साहब ये भी होगा और ये भी होगा, नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं रह सकती। अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है तो क्या हो जाएगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। सो दिस विल बी बेसिकली अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, component present in small quantities is called the solute. ओके, चलिए भाई साहब एकदम हलवा। ओके, सो इन अ सोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम शुगर इन 5000 मिलीलीटर ऑफ वाटर, यहाँ पे कौन सॉल्वेंट हो जाएगा भाई साहब? वाटर विल बी द सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट बेसिकली विल बी वाटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? 5 ग्राम है, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम में तो आपको प्रॉपर क्वांटिटी मालूम चल जाएगी। 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज 1 ग्राम, 5000 मिलीलीटर विल ऑक्यूपाई 5000 ग्राम्स। कहाँ पे 5 ग्राम और यहाँ पे 5000 ग्राम्स। किसकी क्वांटिटी ज्यादा? वाटर की क्वांटिटी ज्यादा, तो वाटर विल बी द सॉल्वेंट। ठीक है, ओके ओके ओके। तो एन एक्वस सॉल्यूशन इज वन विच विल कंटेन वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, ये देखिए जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ऑल दीज आर व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स? ऑल दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सो दीज आर ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाटर बेसिकली इज अ पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें पोलैरिटी होगी। ठीक है, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ पोलैरिटी इन वाटर। अरे चलो भाई साहब, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब वी विल नाउ टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, कितने कंपोनेंट्स हो गए आपके? एक और एक। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, 2 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट आपका हमेशा एक ही होगा, जिसका सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी होगा वही सॉल्वेंट होगा।
2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा? टर्शरी। ठीक है, तो इस तरह से आपके अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे। तो कंपोनेंट्स अगर आपके क्या हैं, कंपोनेंट्स अगर आपके हैं भाई साहब 2, 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किस टाइप का सोल्यूशन बोलेंगे भाई साहब? दिस विल बी नोन एज अ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, सो अगर 2 हुआ, ठीक है, 3 हुआ और लेट्स से 4 हुआ, सो दिस इज नोन एज बाइनरी, दिस इज नोन एज टर्शरी एंड दिस इज नोन एज क्वाटरनरी। सो दिस विल बी बाइनरी सोल्यूशन, दिस विल बी टर्शरी सोल्यूशन एंड दिस विल बी क्वाटरनरी सोल्यूशन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, solutions can also be classified on the basis of physical state of, तो आपके क्लासिफिकेशन के 2 टाइप्स हो गए, आपके कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ये क्लासिफिकेशन हो गया सोल्यूशन का, और दूसरा जो आपके कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनका फिजिकल स्टेट क्या है, क्या सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन है, क्या सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है, क्या लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है, क्या लिक्विड गैस सोल्यूशन है, क्या गैस गैस सोल्यूशन है। ठीक है, सो द अदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। जो भी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन्वॉल्व है उनका भाई साहब फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, सो जैसे आपका ये हो गया सोल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन एग्जांपल, तो जैसे हो गया आपका गैस, गैस गैस इन अ गैस एयर। ठीक है, तो आपके बहुत सारे गैसेस हैं एयर में, सो दिस विल बी बेसिकली, तो अगर मैं बोलूं गैस में सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, बोलो गैस, अगर एयर में मैं बोलूं सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? एयर कैसे होगा? एयर में कंपोनेंट्स है ना भाई साहब, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, व्हाट विल बी द सॉल्वेंट? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट टू अ ट्यून ऑफ 70%, सबसे ज्यादा परसेंटेज उसका है, तो इट विल बिकम द सॉल्वेंट। ठीक है, अगर आप गैस और इन अ लिक्विड देखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई साहब? पूरा जो आपका एक्वाटिक लाइफ है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस, दैट इज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस प्रेजेंट इन वाटर। अगर ये ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट ना हो, द एंटायर एक्वाटिक लाइफ इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विल नॉट बी एबल टू सस्टेन देयर लाइव्स। ठीक है, इसी ऑक्सीजन को वो ब्रीथ करते हैं और ये बहुत कम परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज टू अ ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 20%, whereas ऑक्सीजन प्रेजेंट हियर इज जस्ट टू अ ट्यून ऑफ 10 to 11%। इसीलिए फिशेस वगैरह का ब्रीदिंग रेट हाई होता है ताकि वो जितना भी ऑक्सीजन है वो खींच सकें। ठीक है, ओके, सो दिस इज बेसिकली अ एग्जांपल ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ लिक्विड, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितने भी आपके पेप्सी, ठीक है, कोको कोला वगैरह हो गया, वो जो आप उसको खोलते हैं से आज जो निकलता है, दैट फिजिंग साउंड इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट देयर। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट रहता है जो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ठीक है, सो इट इज नॉट अलाउइंग द डिकम्पोजिशन। अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पे आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो शुगर के मतलब फ्लेवर होता है उसमें, प्लस वो बेसिकली शुगर सोल्यूशन ही है, लेकिन वो खराब हो सकता है जिसकी वजह से हमने उसको एयर टाइट और कार्बन डाइऑक्साइड भर के रखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशंस में डिसॉल्व है, जैसे ही आप उसको खोलते हैं से निकलेगा। ठीक है, दैट फिजिंग साउंड इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्विंग आउट ऑफ दीज सोल्यूशंस। ठीक है, ओके, फिजिकल से जैसे अगर आपका गैस सॉलिड, गैस इन अ सॉलिड क्या हो जाएगा भाई साहब? एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 बाई निकल और या आपका प्लैटिनम। आपने देखा रहेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, जैसे जैसे आपका ये हो गया लेट्स से CH2 और ये हो गया आपका CH2। ठीक है, ये हो गया क्या आपका ईथीन, दिस इज व्हाट ईथीन। ठीक है, इसको अगर हम ट्रीट कराएंगे किसके साथ? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल एज अ कैटलिस्ट, व्हाट विल इट फॉर्म? CH3 ठीक है, सो हियर इट इज गेटिंग फॉर्म्ड इनटू ईथेन। हो क्या रहा है भाई साहब? ये डबल बॉन्ड डिसॉल्व हो रहा है, डबल बॉन्ड के डिसॉल्व पे चलते ये हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन। ठीक है, दिस इज बेसिकली नोन एज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, मतलब जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, ये जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जिसमें आप खाना बनाते हैं, वो चाहे आपका सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे आपका राइस ब्रांड ऑयल हो, वगैरह वगैरह, ऑल दीज वेजिटेबल ऑयल्स बाय देयर हाइड्रोजनेशन दे गेट कन्वर्टेड इनटू घीस, घी या वनस्पति घी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड। और ये क्या होता है भाई साहब? आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड जितने भी ऑयल कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर नॉट दैट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। दिस इज इन इफ कंज्यूम्ड इन हायर नंबर्स विल बिकम हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो गैस इन अ सॉलिड, ये हाइड्रोजन जो है निकल या पैलेडियम के ऊपर रहता है। ये हाइड्रोजन this hydrogen can be absorbed by nickel or palladium and this hydrogen can actually be supplied
टू द कंसर्न, जहां पे भी आपको इसको सप्लाई करना है और जहां पे भी एडिशन कराना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन जहां पे भी हमको एडिशन कराना है, पहले तो हाइड्रोजन को पकड़ के रखना है, तो हमको निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम को यूज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू होल्ड दैट हाइड्रोजन विच कैन बी बेसिकली सप्लाइड फॉर हाइड्रोजनेशन वॉट एवर केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन अ सॉलिड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन अ सॉलिड, ठीक है। लिक्विड इन गैस, इवेपोरेशन ऑफ, देखो कोई भी लिक्विड, ठीक है, कोई भी लिक्विड इन अ गैस, लिक्विड इन गैस क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस, हर एक लिक्विड के ऊपर उसका वेपर फॉर्म रहता है, ठीक है, हर एक लिक्विड के ऊपर उसका वेपर फॉर्म रहता है। बता सकते हैं क्यों, ठीक है। समझ लो ये भाई साहब आपका एक लिक्विड है, दिस इज बेसिकली अ लिक्विड, ये लिक्विड है, ठीक है, इसके ऊपर आपका वेपर फॉर्म रहेगा ही रहेगा, ठीक है, देयर विल बी अ वेपर फॉर्म, ठीक है। क्यों ये रहेगा, क्योंकि आपका जो इवेपोरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। लेके चले जाए, सारे लेके चले जाए। इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। इवेपोरेशन क्यों होता है, किसी को एनी आइडिया व्हाई इवेपोरेशन हैपेंस? इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। व्हाई डज इट हैपन, देखो यहां पे समझ लो इस चीज को, जैसे समझ लो ये आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं भाई साहब, ठीक है, दीज आर ऑल लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा भाई साहब, इनके बीच में, है ना, इनके बीच में भाई साहब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका आधा तो होगा लेकिन आधे पे नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से ये वेपराइज होते हैं, जिसके वजह से ये वेपराइज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेपर बनता है, तो जैसे ही वेपर बनेगा मतलब ये क्या हो गया, गैस और लिक्विड का मिक्सचर ही तो हो गया, दिस इज बेसिकली गैस एंड लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। सो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ गैस एंड लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। सो गैस इन अ लिक्विड, एनी लिक्विड above its surface will have gas, any liquid above its surface will have its gaseous form। अगर वाटर है तो वाटर के अबव आपको क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। सो जो भी लिक्विड रहेगा उसके ऊपर उसका वेपर फेज में गैस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, दिस इज बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। अगर हम लिक्विड का लिक्विड में बात करें, ठीक है, ऑयल को वाटर में ले लिया, ऑयल तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है, इथेनॉल बेसिकली दारू हो गई, ठीक है, उसको जब वाटर में मिलाते हैं, सो दिस इज बेसिकली इथेनॉल विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर, ठीक है। तो अभी आप देखो लिक्विड का और सॉल्वेंट आपका सॉलिड है, सल्यूट आपका देखो लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। अगेन व्हाट इज अ सॉल्वेंट, which is present in higher quantities, and what is a solute, which is present in lower quantities। तो लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी इन सिल्वर, सिल्वर एमलगम, ठीक है। अगर आपने मरकरी को सिल्वर में डिसॉल्व किया, ठीक है, दैट विल बी अ एग्जांपल ऑफ, ये आपका हो गया भाई साहब, दिस इज सॉलिड, ठीक है, सॉरी मरकरी इन सिल्वर और सिल्वर एमलगम, तो आपका दिस विल बी बेसिकली लिक्विड इन अ सॉलिड मिक्सचर, ठीक है, या लिक्विड इन अ सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉलिड गैस का भाई साहब, ठीक है, आयोडीन इन नाइट्रोजन, आयोडीन इन नाइट्रोजन को अगर हम करेंगे, इवेपोरेशन ऑफ कैम्फर, देखो सॉलिड गैस ज्यादा करके उन चीजों से होती है जहां पे सब्लिमेशन होता है। सबलाइम सॉलिड्स मतलब समझते हैं, सबलाइम सॉलिड्स आर सॉलिड्स व्हिच डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज ऑफ देयर फेज और स्टेट इन अ लिक्विड वेन, ठीक है। जैसे आप अगर कपूर मतलब कैम्फर हो गया, कैम्फर डायरेक्टली भाई साहब क्या हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो हमेशा देखो कपूर के आजू बाजू एक गैसियस फेज रहेगा। आपने सुना होगा, देखो ये शक्कर का डब्बा होता है, अगर बहुत सारा चींटी आ रहा होगा या बहुत सारा एंड्स आ रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें कपूर डाल दीजिए, वो चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि कपूर का बास बहुत आएगा, ठीक है, दैट विल बेसिकली बी एलिमिनेटेड। आपने क्या कहते हैं अपना नैफ्थलीन बॉल्स देखा रहेगा, ठीक है, जेंट्स टॉयलेट में रहता है, टॉयलेट्स वगैरह में रहता है, प्लस आप कपड़ों में भी उसको रखते हैं, अगर वुलन क्लोथ्स हैं तो उसमें भी आप रख देते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो आपने रखा हुआ है आज से 3-4 महीने बाद वो कुछ नहीं रहेगा, वो पूरा सॉलिड का सॉलिड इवेपोरेट हो जाएगा। तो क्या होता है, बहुत बास आता है उससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। तो आपको हमेशा सॉलिड के साथ वो गैसियस फेज में मिलेगा, ठीक है, ओके। सो सॉलिड इन अ गैस, आयोडीन इन नाइट्रोजन को ले लिया आपने, इवेपोरेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर है, कपूर का इवेपोरेशन भी भाई साहब एक टाइप का क्या हो जाएगा, सॉलिड गैस मिक्सचर हो गया। ये ज़्यादा करके जितने भी सबलाइम सॉलिड्स हैं
कैम्फर हो गया, नैफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली सब्लाइम सॉलिड्स. All sublime solids will show this property of being in a solid gas mixture, solid gas phase में होने की प्रॉपर्टी दिखाएंगे. ठीक है, ये लोग डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स लुक एट द अदर एग्जांपल्स. सो लेट्स से वी हैव सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड बहुत सा कॉमन सा है भाई साहब. शुगर और सॉल्ट को आप डिसॉल्व कर दो भाई साहब किसमें, वाटर में. क्यों शुगर और सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट, क्यों शुगर और सॉल्ट, थैंक यू. शुगर और सॉल्ट क्यों? बिकॉज शुगर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सॉल्ट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. यूरिया एंड वाटर कैन ऑल्सो फॉर्म अ सोल्यूशन. शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, अगर इन चीजों को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, दे विल फॉर्म सोल्यूशंस. ठीक है, दे विल फॉर्म सोल्यूशंस बिकॉज एनी ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट रिएक्टिंग विथ वाटर. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ सोल्यूशन. ठीक है, क्लियर है? ओके. तो आपका देखो मेटल इन मेटल, जितने भी आपके एलॉयज बनते हैं, ठीक है, मेटल इन मेटल, ब्रॉन्ज वाज वन ऑफ द फर्स्ट एलॉयज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. तो आपका देखो मेटल को जब आप मेटल में डिसॉल्व करते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इज स्ट्रेंथ, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बहुत सारे तमाम रीजंस होते हैं, इन ऑर्डर टू मेक इट एंटी रस्टिंग वगैरह वगैरह. तो आप जब मेटल्स को कंबाइन कर रहे हैं, तो एक जैसे आपका स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील में क्या है, प्राइमरीली आयरन है, आयरन के साथ क्या है, कार्बन है, निकल है, क्रोमियम है, लेकिन इसमें सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, आयरन. बाकी सब चीजें जो हैं इसमें प्रेजेंट हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट इट इज रस्ट फ्री. ठीक है, इट इज रस्ट फ्री. तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस हो गए, जितने भी आपको मेटल एलॉयज दिखेंगे, दे विल ऑल बी सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सोडा वाटर, सोडा वाटर. What type of solution will be this? Gas in a liquid type solution. ठीक है, सोडा वाटर क्या हो जाएगा भाई साहब, गैस इन अ लिक्विड टाइप सॉल्यूशन. आप सोडा के बॉटल को खोलेंगे से आवाज आएगा. ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली गैस इन अ, तो इसमें है क्या, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर इन वाटर. सेम चीज जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स में होती है, वही सेम चीज है. ठीक है, सोडा वाटर में होता क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर. देखो क्या होता है, समझ लो ये लिक्विड है और आपने किसी गैस को किसी लिक्विड में जबरदस्ती का ठूंसना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें प्रेशर बढ़ाएंगे. ठीक है, जब इसकी पैकेजिंग होती है तो अंडर प्रेशर पैकेजिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें ठूंस दिया जाता है और इसकी लाइफ बढ़ाता है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड. आप देखोगे जो कोल्ड ड्रिंक्स आप खरीद रहे हो, वो आज की मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी है. अगर कोई भी शुगर वाटर आपने रख दिया होता, इतने दिन तक थोड़ी रहता था वो, लेकिन क्योंकि आपने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ठूंस के रखा है, इसीलिए वो प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है, इसीलिए वो अभी भी इंटैक्ट है. ठीक है, 6-7 महीने भी आज भी उस कोल्ड ड्रिंक को अगर आप पियोगे विदाउट इवन कीपिंग इट इन फ्रीजर, तो भी वो चलेगा. ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट होगी ऑफ कोर्स. तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर इन वाटर. सो दिस विल बी अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ गैस लिक्विड फेज सॉल्यूशन, गैस लिक्विड फेज सॉल्यूशन. क्लियर है? व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज भाई साहब क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड. ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होगा, सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, ब्रॉन्ज आपका सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. ब्रॉन्ज बनता किससे भाई साहब, कॉपर और टिन से बनता है. तो ऑब्वियसली एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ऐसा नहीं कि इधर कॉपर ज्यादा इधर टिन ज्यादा, ऐसा नहीं होगा. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा कॉपर और टिन का, और कॉपर और टिन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे. देयर विल बी नो केमिकल रिएक्शन दैट वुड बी हैपनिंग बिटवीन देम, एंड हेंस अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन विल बी सर्विंग एज अ सॉलिड सॉलिड टाइप सॉल्यूशन. आर वी क्लियर? चलिए, what type of solution is brass? Again this will also be a, this will be a solid solid type solution. कॉपर एंड जिंक है भाई साहब. ठीक है, ब्रॉन्ज क्या हो गया आपका, कॉपर एंड टिन, और आपका ब्रास क्या हो गया, कॉपर एंड जिंक. बोथ आर सॉलिड्स and both are homogeneous mixtures, so both will be forming solid solid solutions. ठीक है, both will be forming solid solid solutions. What type of solution is the German silver? ठीक है, अगर जर्मन सिल्वर अगर देखेंगे तो सॉलिड सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल. दिस इज बेसिकली जर्मन सिल्वर एंड इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल. सॉलिड सॉलिड टाइप सॉल्यूशन हो जाएगा ये. ठीक है, दिस विल बी बेसिकली सॉलिड सॉलिड टाइप सॉल्यूशन. मेटल एमलगम इज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मेटल एमलगम इज सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड. किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, वी जस्ट सॉ
सोडा वाटर इज व्हाट टाइप ऑफ अ सोल्यूशन? गैस लिक्विड, है ना भाई साहब? अब क्वाटरनरी या बाइनरी, हाँ ये बताइए भाई साहब, क्वाटरनरी और बाइनरी? बाइनरी क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड किस में डिसॉल्व्ड है? वाटर में, तो दो कंपोनेंट्स हैं, हेंस इट विल बी अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है? ओ इतना सारा ऑप्शन था। सब्लिमेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी कंपाउंड अगर आपका सबलाइम होगा, क्या क्या कंपोनेंट से ज्यादा करके सबलाइम में? अमोनियम क्लोराइड, याद रखना 4 ही हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर एंड नैप्थलीन, ठीक है? ये आपके 4 हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, और ये आप जहां भी रखोगे अपने आप ही उड़ जाएगा। कपूर अगर आप रख दोगे 2 दिन बाद आपको दिखेगा ही नहीं वो, ठीक है? अगर आपने ओपन एयर में कपूर रख दिया तो आपको 2 दिन बाद दिखेगा ही नहीं। नैप्थलीन भी वही है, अगर आप रख दोगे तो वो दिखेगा ही नहीं, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फेज में हो जाता है। तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा इसको मतलब नैप्थलीन बॉल को थोड़ा सा पास में भी लाएंगे तो आपको भास आएगा, ठीक है? क्योंकि वो हमेशा एक गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है, एक सॉलिड एक गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। सब्लिमेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन? ठीक है, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड गैस। क्या हो जाएगा भाई साहब? सॉलिड गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? सब्लिमेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अ शुगर इन वाटर इज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन? एक्वस, ठीक है? देन वी हैव सॉलिड इन लिक्विड, बाइनरी सॉल्यूशन और ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए? शुगर इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन हो गया, वाटर जहां भी आएगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। सॉलिड इन लिक्विड हो रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स, सो इट विल बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है? क्लियर है? ओके। अच्छा जी, थैंक यू हो गया ये तो। तो एक बहुत एलिमेंट्री चीजों को हम देख रहे थे, जो भी हमने यहां पे देखा अभी तक वो क्या था? सॉल्यूशंस के बारे में था। सॉल्यूशन पहली बात क्या हो जाएगी? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? इट कैन बी 2 कंपोनेंट्स और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। अगर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं तो क्या बोलेंगे हम? बाइनरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट्स हैं तो टर्शियरी सॉल्यूशन। अगर ऐसे ही होता जाएगा भाई साहब, क्वाटरनरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। द वन विच इज प्रेजेंट इन लोअर क्वांटिटीज इज बेसिकली नोन एज द सल्यूट, ठीक है? तो हमने देखा कि किस किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन होता है, गैस गैस सॉल्यूशन होता है। एयर एक गैस गैस सॉल्यूशन का मिक्सचर हो गया, ठीक है? कॉपर, ब्रोंज अगर आप देखेंगे, सॉरी अपना ब्रॉन्ज, ब्रास वगैरह, ये आपके हो गए सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है? सॉलिड लिक्विड कुछ भी ले लो, यूरिया इन वाटर, शुगर इन वाटर और मे बी सॉल्ट इन वाटर, ठीक है? लिक्विड लिक्विड इथेनॉल इन वाटर, ठीक है? ऑयल इन वाटर सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों ऑयल इन वाटर सोल्यूशन नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि मिक्स नहीं होगा, ठीक है? इट विल नॉट मिक्स विद ईच अदर, दे विल हैव अ प्रॉपर डिमार्केशन बाउंड्रीज, ठीक है? क्लियर है? ओके। तो सोल्यूशन बनने के लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि भाई साहब केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन बनने के लिए दूसरा क्राइटेरिया ये है कि सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए। डिसॉल्विंग मतलब समझते हैं कि डिसॉल्विंग मतलब क्या होता है? एक सॉल्यूशन में, एक सॉल्वेंट में बेसिकली मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में थोड़े बहुत स्पेसेस रहते हैं, ठीक है? तो उन स्पेसेस में सल्यूट पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाएं। फॉर एग्जांपल, इफ आई डिसॉल्व पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, व्हाट विल हैपन? विद इन मिनट्स द एंटायर कलर ऑफ वाटर विल चेंज टू पर्पल, ठीक है? ये पर्पल हो जाएगा। फिर से मैंने उसमें वाटर डाल दिया और डाइल्यूट कर दिया, फिर से और पर्पल हो जाएगा, एंड मतलब कम पर्पल हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So that is how within the molecules of the phase, whatever it is, solid, liquid और gas, आपका क्या हो रहा है? दूसरे molecules adjust हो रहे हैं, तो एक solution बन रहा है। For example, now it is air, ठीक है? आपके और मेरे दरमियान air है। अगर मैं यहाँ पे भाई साहब एक अगरबत्ती जलाऊं, you will get the smell, right? What has happened? ये आपका diffusion हुआ है, क्या ये भी एक solution बन रहा है? Yes, ठीक है? इंसेंस स्टिक के जो particles हैं, they are dissolving in air, तो दे आर बेसिकली एक्टिंग एज सल्यूट पार्टिकल्स। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? ओके। अभी सॉल्यूशंस हम जो यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो मतलब इस चैप्टर में जो हम कवर करेंगे जनरली लिक्विड फेस में हम कवर करेंगे, ठीक है? वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस व्हिच एग्जिस्ट इन लिक्विड फेस। सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? तो आपका पहली बात आती है कॉन्सेंट्रेशन।
लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर चुके हैं 11th में बट वाइप आउट हो गया होगा. सो वी विल जस्ट डू अ रिफ्रेशर अबाउट व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड. तो आपका भाई साहब होता है जैसे 30 ग्राम्स पर लीटर, ये एक तरीका हो गया स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का. मतलब अगर मैं बोलूं कि शुगर सोल्यूशन विच हैज कॉन्फिगरेशन 30 ग्राम्स पर लीटर, इसका मतलब क्या हो गया, 1 लीटर पानी में 30 ग्राम्स का शुगर डिसॉल्व है. ठीक है. दूसरा क्या हो सकता है भाई साहब, मोलैरिटी होती है. मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सॉल्यूट विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर. मोलैलिटी होती है, मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट विच आर डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट. ठीक है. मोलैलिटी इकलौता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका टेम्परेचर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा. नॉर्मैलिटी में भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो इफेक्ट होगा, मोलैरिटी में भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो इफेक्ट होगा. लेकिन क्योंकि मोलैलिटी वेट बाय वेट का रेशियो है या मास बाय मास का रेशियो है, इसीलिए कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. केमिस्ट्री में मास और वेट ऑलमोस्ट पैरेलली चलते हैं. वी डू नॉट मेक मच ऑफ अ डिस्टिंक्शन इन केमिस्ट्री. आप देखेंगे इन सवालों में दिया हुआ है, कहीं पे वेट दिया हुआ है, कहीं पे मास दिया हुआ है, ग्राम्स में दिया हुआ है. सो आप कंफ्यूज मत होना कि यार यहाँ पे वेट कैसे हो गया, क्योंकि वेट फिजिक्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. वेट इज इन न्यूटन्स और वेट इज बेसिकली mg, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है. ठीक है. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशंस, क्योंकि सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशंस अलग अलग होते हैं. मैंने 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी को घोला तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा. अगर मैंने उसी ग्लास पानी में 5 चम्मच चीनी को घोला तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा. So solutions have different concentrations and there are different ways of expressing these concentrations. ठीक है. Okay. So what is concentration basically? What is a concentration? Consider 2 beakers which contain solvent like water. समझ लीजिए 2 beakers हैं आपके और इसमें भाई साहब क्या है, दोनों में क्या है, water. Consider 2 beakers which contain solvent like water. ठीक है. Okay. अरे क्या हो गया भाई साहब, ठीक है. अभी आपने क्या किया भाई साहब, इसमें 10 ग्राम NaCl डाला और इसमें 30 ग्राम NaCl डाला. ठीक है. विल देयर कॉन्सेंट्रेशंस बी डिफरेंट? यस, देयर कॉन्सेंट्रेशंस विल बी डिफरेंट. ऑल्दो बोथ हैव द सेम सॉल्यूट, ऑल्दो बोथ हैव द सेम सॉल्वेंट, बट द क्वांटिटी which is dissolved here is different from the quantity which is dissolved here. So भाई साहब आपके concentrations अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है. So that is how we express concentrations of solutions. ठीक है. Which solution will be more salty? Obviously this one will be more salty because इसमें उसी amount of पानी में ज़्यादा salt dissolved है. ठीक है. More of salt is dissolved in that same amount of water. Why is it more salty? Obviously because much of क्या हो रहा है, more quantity of the solute is dissolved. ये सब क्यों ऐसा हो रहा है? What is the meaning of dilute solution? Dilute solution basically क्या होता है, जहां पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी काफी ज्यादा हो एज कंपेयर टू सोल्यूट. ठीक है. अ सोल्यूशन इन विच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज नोन एज अ डाइल्यूट सोल्यूशन. जब आप बोल रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई साहब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एसिड प्रेजेंट है और ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, वाटर. अगर आप बोल रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका बहुत कम क्वांटिटी में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर. सो डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप भाई साहब यहाँ पे देखेंगे, अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. What is the meaning of standard solution? What is the meaning of standard solution? A solution whose concentration is known as a standard solution. जिसका concentration हमको मालूम रहता है उसको हम बोलते हैं standard solution. ठीक है. From this any other known concentration can be prepared. ठीक है. तो जैसे ब्राइन एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है. ठीक है. जैसे ORS एक सोल्यूशन होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है. तो ऐसे तमाम सॉल्यूशंस जिनके कॉन्सेंट्रेशंस हमको मालूम होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. जैसे आपको व्हेन यू आर हैविंग लूज मोशंस और योर स्टमक इज अपसेट, देन डॉक्टर एडवाइजेज यू टू टेक ORS. ORS बेसिकली है क्या, एक सोल्यूशन ही तो है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफाइंड है. आप कितना एक पूरे बीकर में कितना पानी में कितना वो डालेंगे वो सब डिफाइंड है. ठीक है. सो द कॉन्सेंट्रेशन इज एब्सोल्युटली डिफाइंड.
ठीक है। सो ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन डिफाइंड होता है और जिसके कॉन्सेंट्रेशन के मुताबिक आप दूसरे सोल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर स्पेसिफिकली नोन एज स्टैंडर्ड सोल्यूशंस, ठीक है। फ्रॉम दिस एनी अदर नोन कॉन्सेंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड, इससे हम दूसरे कॉन्सेंट्रेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन बेसिकली प्रिपेयर नोन कॉन्सेंट्रेशन। सो जैसे देखो यहाँ पे 100 क्या है ये, एम मिलीलीटर, मोलैरिटी, दिस इज बेसिकली मोलैरिटी। सो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इतने वॉल्यूम में, जो भी वॉल्यूम होगा, समझ लो 1 लीटर है, इतने वॉल्यूम में 100 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व, इतने ही वॉल्यूम में कितना है, 10 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व। सो व्हाट हैज हैपेंड, यू हैव इंक्रीज्ड द सॉल्वेंट कंटेंट हियर, ठीक है। इतने ही आपके वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व, इतने ही वॉल्यूम में आपका 0.1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व, इतने ही वॉल्यूम में आपका 0.01 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मेकिंग द सॉल्यूशन डाइल्यूट, व्हाट यू आर डूइंग इज you are decreasing the content of solute or rather you are increasing the content of solvent। ये सब मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम लीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी क्या हो जाती है भाई साहब, व्हाट इज मोलैरिटी, अरे पीपला जल्दी बोलो पीपला। मोलैरिटी हम कैपिटल एम में इसको एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अगर आपका ये लीटर में एक्सप्रेस्ड नहीं है, ज्यादा करके मिलीलीटर में एक्सप्रेस्ड रहेगा, तो आपका ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, लेट्स से आपने W ग्राम ऑफ सॉलिड लिया हुआ है और जिस सॉलिड को लिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर वेट है भाई साहब M, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है क्या, इन लीटर्स। इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा, W/M अपॉन V/1000 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 1 लीटर आपका क्या होता है, 1/1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पे आपका V लीटर्स था, V लीटर्स को हमने कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये मिलीलीटर्स हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका W/M इंटू 1000/V, ठीक है। ये हो गया मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका भाई साहब। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आपका लीटर्स में ही है तो W/M इंटू V, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी हो जाएगी आपकी वेट ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स से इट इज गिवन इन मिलीलीटर्स इंटू, अगर ये मिलीलीटर्स होगा तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है। इफ आई से 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, 0.1 molar solution of NaCl, it means that 0.1 moles of अरे क्या हो गया भाई साहब, 0.1 moles of NaCl is dissolved in 1 liter of water। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा ग्राम में बताइए, तो आप देख लो भाई साहब, एक मोल का मास कितना होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये 23 हो गया प्लस 35.5, 1 मोल विल बी वेइंग हाउ मच, ये हो गया आपका 58.5 ग्राम, है ना भाई साहब। 1 मोल का मास हो गया 58.5 ग्राम, इसका मतलब क्या हो गया 58.5 ग्राम्स पर लीटर, नहीं गलत जा रहे हैं, है ना, 0.1 मोल से 1 मोल का हो गया 58.5 ग्राम, तो 0.1 मोल्स का कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 585। तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन को आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 5.85 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। मामला समझ में आ रहा है। तो आपको अगर सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करना है तो नॉर्मेलिटी में अगर मोलैरिटी में दिया हुआ है आपका 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसको हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस विल बी 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, हम अगर एक कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है
उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड सोल्यूशन और उससे हम इसको निकाल लें। तो बेसिकली दीज आर स्टैंडर्ड। ओके, विच वे इज बेटर टू डिस्क्राइब द सोल्यूशन, टू डिस्क्राइब सोल्यूशन इफ द ऑप्शंस आर गिवन, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, ठीक है। क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली, कैसे आप सोल्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे? विच वे इज बेटर टू डिस्क्राइब? क्वांटिटेटिवली जाएंगे ना भाई साहब, आप कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है सोल्यूट की सॉल्वेंट में, क्वालिटेटिवली नहीं, ठीक है। क्वालिटेटिवली नहीं, इट विल ऑलवेज बी क्वांटिटेटिवली। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं आगे जा रहे हो? तो दिस विल ऑलवेज बी क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मतलब हो जाएगा आपका कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, ठीक है। कैन कॉन्सेंट्रेशन बी एक्सप्रेस्ड इन वन वेज, टू वेज और मेनी वेज? मेनी वेज, ठीक है। स्ट्रेंथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलारिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलालिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तमाम तरीकों से आप क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी मेनी वेज। अरे तुम क्या हो रहा है, ये ऐसा क्या हो रहा है? ओके, द मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपका मास परसेंटेज, ठीक है। तो जैसे मास परसेंटेज कितना है? 30% सोल्यूशन, हम बोल रहे हैं 30% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या हो गया? 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मैं बोल रहा हूं आपको 30% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट मींस 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई साहब? वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा? व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज? बताओ वैसे वॉल्यूम परसेंटेज मतलब कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ठीक है। 2 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। या आप वॉल्यूम में वॉल्यूम को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज मतलब कितना हो जाएगा? जैसे ये इथेनॉल है, कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है? मास बाय वॉल्यूम, कितना मास? 3 ग्राम्स पर लीटर, ऐसा, ठीक है। 1 लीटर सॉल्वेंट में आपका 3 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पार्ट्स पर मिलियन, ये आपका जनरली पोल्यूशन लेवल्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इस यूनिट को जनरली हम किस में यूज करते हैं? पोल्यूशन लेवल्स। मतलब देखो, हमारा जो एयर में पोल्यूशन है वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के वजह से नहीं है, वो ऑब्वियसली आपके नाइट्रोजन की वजह से भी नहीं है, विच आर द 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एयर में पोल्यूशन दूसरे डिफरेंट गैसेस की वजह से हैं और इन गैसेस की परसेंटेज बहुत कम होती है। तो हम क्या करते हैं, 1 मिलियन अगर सैम्पलिंग की हमने तो कितना मिलेगा? 1 मिलियन में कितना गैस ये मिलेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज व्हाट? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका मोल फ्रैक्शन। मोलारिटी, अभी हमने देखा क्या होता है मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। मोलालिटी क्या हो जाएगी भाई साहब? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। नॉर्मेलिटी, ठीक है, ये आपके इक्विवेलेंट वेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग। फॉर्मेलिटी बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। नीड नॉट have a very strong grip on this, but we need to have a knowledge about it as well, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, so let us deal with them. Mass and volume percentage. So let's pick up the first one, which is mass and volume percentage, ठीक है। तो mass percentage क्या हो जाएगा? देखो, ठीक है, it is denoted by W by W percentage, या M by M भी रहता है, M by M percentage, ठीक है। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई साहब इसकी? The amount of solute in grams प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है विच इज इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन है, ध्यान देना, सॉल्वेंट नहीं है, सोल्यूशन है। तो अगर मैं बोलूं यहां पे 10%, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर समझ लो शुगर है तो 10 ग्राम्स ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, ठीक है। 100 ग्राम अगर सोल्यूशन का लेंगे तो उसमें 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज, ठीक है। दिस इज नोन एज मास परसेंटेज। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब? मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन हो जाएगा आपका मास ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूशन ऑब्वियसली इनटू 100%, ठीक है। सो मास ऑफ द सोल्यूट, ये ध्यान देना, मास ऑफ सोल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं,
ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। एक ही फैक्टर है जहां पे आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट आता है, कौन सा होता है भाई साहब बताइए, मोलालिटी। देयर इज ओनली वन फैक्टर इन विच हियर वी हैव मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट इज बेसिकली मोलालिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपको क्या देगा, मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब। मास परसेंटेज व्हाट डू यू मीन बाय, तो अगर हम बोले भाई साहब 35% ऐसा दिया हुआ है, 35% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा मैडम, ट्राई कीजिए फटाफट। 35% इसका मतलब क्या होगा, 35 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन किससे बनेगा आपका, ग्लूकोज और वाटर से, ठीक है। 35 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय 35% W/W ऑफ ग्लूकोज, सो इट मींस 35 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ ग्लूकोज यहां पे कितना हो गया भाई साहब, वेट ऑफ ग्लूकोज इज 35 ग्राम एंड वेट ऑफ सोल्यूशन इज हाउ मच, 100 ग्राम, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा, वाटर का वेट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 35, 65। ये सब कैलकुलेशंस आपके पैरेलली भाई साहब चलने चाहिए, ठीक है। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी ऑब्वियसली वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच आर पीपल आर, दिस विल बी 35, ठीक है। 100 माइनस 35 दैट इज 65 ग्राम्स। ओके चलिए भाई साहब, calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे भाई साहब 122 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, ठीक है। तो आपको भाई साहब क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज, जिसको आप लिखेंगे W/W परसेंटेज, ठीक है, W/W परसेंटेज। लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो गया, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन इज बेसिकली व्हाट, 22 ग्राम, ओके। और मास ऑफ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है आपका 122 ग्राम, ठीक है, ओके। सो आपका यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया भाई साहब, मास ऑफ सोल्यूशन, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है यहाँ पे, और मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आई वाज गेटिंग रॉन्ग बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मास ऑफ सोल्यूशन देना है, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 22 प्लस 122 दैट इज बेसिकली 144, ठीक है। ये हो गया आपका 144 ग्राम्स। आपका वेट बाय परसेंटेज कितना हो जाएगा, दिस विल बी 22 प्लस 122 दैट इज 144 ग्राम्स। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट दैट विल बी हाउ मच, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ द सोल्यूट कितना हो गया भाई साहब आपका 22 अपॉन भाई साहब कितना हो गया, दिस विल बी 144 इंटू 100, 144 इंटू 100, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो दिस विल बी हाउ मच, 15.28%। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट विल बी हाउ मच, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 15.28, तो दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 84.72। मतलब आपका परसेंटेज आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज क्लियर, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, सॉल्वेंट नहीं होगा, ठीक है, सोल्यूशन इनटू 100। चलिए वॉल्यूम परसेंटेज पे आते हैं भाई साहब। इट इज नोटेड बाय V बाई V, जैसे इसके पहले क्या था, M बाई M था, तो मास परसेंटेज हो गया। ये कैसे नोट करेंगे हम, V बाई V परसेंट, ठीक है, V बाई V परसेंट, ओके। चलिए भाई साहब देख लेते हैं इसको हम। द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीमीटर ऑफ द सोल्यूशन, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका भाई साहब, सिंपल बताइए, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। थैंक यू, कैसे पता चला तेरे को, अच्छा उधर का, ओके। 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल, व्हाट विल इट मीन, 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल, 10% ऑफ इथेनॉल, अगर वॉल्यूम परसेंटेज देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब हर 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल एंड 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। सो कैन यू टेल व्हाट 10%, यस आई कैन, व्हाट 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ एक एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 10% ऑफ इथाइल अल्कोहल विच इज बेसिकली इथेनॉल इन अ सोल्यूशन ऑफ वाटर। वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा, देखो 10%, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 10% ऑफ इथाइल अल्कोहल इन अ सोल्यूशन ऑफ वाटर, 10%, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट है कितना भाई साहब, 10 मिलीलीटर, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट कितना है भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट,
विच इज हाउ मच 100 माइनस 10 दैट इज हाउ मच 90, है ना, 90 मिलीलीटर। तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज हाउ मच ऑफ पीपल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे 10 अपॉन 100 इंटू 100। क्यों करना है इसको पता नहीं है, तो 10% तो समझ में ही आ रहा है, ठीक है। ओके, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, ठीक है। चलिए, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो हमने देखा मास बाई मास परसेंटेज, जिसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में W बाई W परसेंटेज। मास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम क्या लिखते हैं V बाई V परसेंटेज। अभी हम आते हैं किस पे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन पे, ठीक है। तो अभी आता है आपका मास और वॉल्यूम। जैसे अगर हम बोलते हैं 3.5 ग्राम पर मिलीलीटर शुगर सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिलीलीटर में 3.5 ग्राम डिजॉल्व है, 1 मिलीलीटर सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में नहीं, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक एट इट क्विकली भाई साहब। मास वॉल्यूम परसेंटेज बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अभी तक हमने क्या देखा, मास परसेंटेज मतलब M बाई M परसेंटेज और W बाई W परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज मतलब V बाई V परसेंटेज। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, मास वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज डिनोटेड बाय WV परसेंटेज। आर वी क्लियर? ओके, सो द मास ऑफ अ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 100 मिलीलीटर, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, और इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर किसका ले रहे हैं भाई साहब, सॉल्यूशन का ले रहे हैं, ठीक है। वी आर बेसिकली कंसीडरिंग सॉल्यूशन। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा, देखो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आपका कितना हो गया, देखिए 100, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आर वी क्लियर ऑन दिस? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपको दिया हुआ है व्हाट इज मेंट बाय 10%, ठीक है, W बाई V, व्हाट इज मेंट बाय 10% W बाई V। इसका भाई साहब मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ 10% W बाई V, 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका भाई साहब 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में, 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। सॉल्यूशन होगा, सारे डिनोमिनेटर्स अगर आप ध्यान दोगे सबके सब भाई साहब क्या होंगे, सॉल्यूशन के हैं। कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड when 10 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 मिलीलीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है किसमें, 100 मिलीलीटर ऑफ अ सॉल्यूशन में, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे 10 ग्राम्स, ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे कितना है भाई साहब 10%, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट 10% W बाई V है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH व्हेन 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा बोलो, अरे बोलो जल्दी से बोलो, कितना हो जाएगा परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा ये, इनटू 100। तो हाउ मच विल बी दिस, 10 बाई 100 इंटू 100, तो 10% हो गया ये भाई साहब। तो 10% क्या लिखेंगे हम, 10% W बाई V, ठीक है। 10% आपका W बाई V हो जाएगा ये, 10% W बाई V मतलब 10 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, ओके, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल ट्रेस क्वांटिटीज, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज, एक पूरा टंकी है भाई साहब, उसमें 1 ड्रॉप क्लोरीन प्रेजेंट है, एक पूरे टंकी भर पानी में अगर 1 ड्रॉप क्लोरीन प्रेजेंट है, ऐसा कुछ हो रहा है अगर, तो बहुत बड़े एटमॉस्फेयर में थोड़े ट्रेसेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैं या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वेरी स्मॉल ट्रेसेस आर प्रेजेंट ऑफ दीज गैसेस, देन वी एक्सप्रेस दीज क्वांटिटीज और कॉन्सेंट्रेशंस इन पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 10⁶, ठीक है। सो व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल और ट्रेस क्वांटिटीज, then it is convenient to express the quantity in parts per million, ठीक है। number of parts of the component upon total number of parts of all the components in a solution into क्या हो जाएगा भाई साहब 10⁶, ये आपका हो गया भाई साहब मिलियन, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझो कि अगर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, अभी ये पार्ट्स मतलब क्या होता है,
ये वेट भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो जैसे यहाँ पे अगर आपने वॉल्यूम लिया है तो दोनों को आपको वॉल्यूम में लेना पड़ेगा, मास लिया है तो दोनों को आपको मास में लेना पड़ेगा। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ठीक है, क्लियर है? ओके। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन सी वाटर। आपका देखो भाई साहब, ऑक्सीजन जो है जब वाटर में डिजॉल्व होता है उसका परसेंटेज कम हो जाता है। इसी चीज को अगर हमें पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो आपका सी वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई साहब, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर एंड एनी अदर यूज, ठीक है। फ्लोराइड आयन जो वाटर में रहता है, देखो 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके, ठीक है, टूथ डिके बेसिकली ये प्रिवेंट करता है। ओके चलिए, 1.5 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन्स इन वाटर लीड्स टू मॉर्टलिटी। देखो थोड़ा सा आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ गया और उल्टा असर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 पार्ट्स पर मिलियन में इट प्रिवेंट्स टूथ डिके, और वही सेम चीज 1.5 पार्ट्स पर मिलियन का फ्लोराइड आयंस अगर होगा तो इट विल लीड टू मॉर्टलिटी, आपका भाई साहब दांत ही सड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर बिकम्स व्हाट, पॉइजनस, ठीक है। और हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन नहीं, 1 पार्ट्स पर मिलियन से 1.5 पार्ट्स पर मिलियन गया और वही चीज का उल्टा असर हो गया, ठीक है। समथिंग विच वाज प्रिवेंटिंग टूथ डिके इज नाउ द रीजन फॉर टूथ डिके, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर बिकम्स पॉइजनस, सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन, ठीक है। रैट पॉइजन में भाई साहब ज्यादा करके आपका सोडियम फ्लोराइड होता है। किसी ने रैट पॉइजन यूज किया है कभी? मतलब खाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे रैट पॉइजन को, अगर वो एक वो आता है ना रैट ऑल कुछ होता है, उसको अगर आप खोलेंगे ना तो ऐसा धुआं निकलेगा उसमें से, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, क्योंकि उसमें फ्लोराइड है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन कैन बी मेजर्ड इन वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ज्यादा करके हम पोल्यूशन लेवल्स को, क्यों? क्योंकि भाई साहब वेट बाय वेट परसेंटेज हम उसी चीज का निकाल सकते हैं जहां पे सिग्निफिकेंट हो। वाटर में आपका आर्सेनिक बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में रह सकता है, मरकरी बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में रह सकता है, लेकिन यही जब हमारे पेट में बहुत दिनों से जाता रहेगा, दे कैन कॉज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ज्यादा करके एयर में जो पोल्यूशन है या जो वाटर में पोल्यूशन है, दे आर प्राइमरली एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। जितने भी आपके होंगे दे विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आएगा ये? ओके अभी आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। और मोल्स क्या होता है? वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो समझ लो, जैसे समझ लो आपका भाई साहब यहाँ पे एक सोल्यूशन है, ठीक है। हम ज्यादा करके देखो, अभी हम इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे ना, सो वी विल ऑलवेज टेक ए एंड बी, ऐसा ले लेंगे हम, ठीक है, ए एंड बी। तो लेट से आपका सॉल्यूट है ए, ठीक है, लेट से आपका भाई साहब सॉल्यूट है ए, ठीक है, और आपका सॉल्वेंट है, लेट से सॉल्वेंट इज बी, ठीक है। तो अगर मुझे समझ लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लेना है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ये साई ए, ठीक है, दिस कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस विल बी आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेट से आपका सॉल्यूट आपका ए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आर वी क्लियर? ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई साहब, ये क्या हो जाएगा? एन ए मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज बेसिकली साई ए, ठीक है, दिस इज बेसिकली साई ए। क्लियर है? ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया ये। फिर क्या हो जाएगा भाई साहब? मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना हो जाएगा बोलो, इसको हम लिखेंगे साई बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आर वी गेटिंग दिस पीपल? आप बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक है। ये हो गया आपका साई बी, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब साई ए प्लस साई बी, ये कितना हो जाएगा बोलो, एन ए बाई, ठीक है, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है, प्लस 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 एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दैट विल बी बेसिकली 1, ठीक है। तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी 1 एंड दिस इज इर्रेस्पेक्टिव, दिस इज इर्रेस्पेक्टिव कितने भी सॉल्यूट हो जाएं आपके, ठीक है। अगर समझ लो आपका एक आपका कोई सोल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट ए है आपका सॉल्वेंट, लेट्स से दिस इज सॉल्वेंट, और बी एक सॉल्यूट है, ठीक है, सी एक सॉल्यूट है, ठीक है, लेट्स से डी एक सॉल्यूट है, ये सारे आपके सॉल्यूट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, साई ए प्लस साई बी प्लस साई सी प्लस साई डी, ऑल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके। मोल फ्रैक्शन, so what will be mole fraction basically? It is denoted with psi, ठीक है। डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे, in a binary mixture if the number of moles of A and B are Na and Nb respectively then the mole fraction of A कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, एक बाइनरी मिक्सचर है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये आपका A और B बेसिकली बाइनरी मिक्सचर है, कोई एक सॉल्यूट रहेगा कोई एक सॉल्यूट रहेगा। इसका भाई साहब मोल फ्रैक्शन है इसका भाई साहब है Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आर प्रेजेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स Nb ऑफ B आर प्रेजेंट, ठीक है। Then the mole fraction of A will be how much? Psi A will be equal to Na upon Na plus Nb, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो Na upon Na plus Nb, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। मोल फ्रैक्शन फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग I नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वी हैव, ठीक है। अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे तो जैसे समझ लो x1, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, लेट्स से इसका हो गया भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, तो आपका N1 अपॉन, समझ में आ रहा है ये, समझ लो आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आई कंपोनेंट्स हैं, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 8 बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग द सॉल्वेंट एज वेल। तो आपका N1 साई 1 मतलब क्या हो जाएगा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका साई। इस तरह से साई 2 होगा N2 अपॉन N1 प्लस N2 से लेकर Ni तक। साई 3 क्या हो जाएगा, N3 अपॉन N1 से लेकर भाई साहब Ni तक। क्लियर है? आर वी क्लियर? सो दिस इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन। वाह, ओके। तो जैसे आपका भाई साहब N1, ठीक है, अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ Ni। ये सारा भाई साहब आपका समेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा ऑफ Ni, ठीक है। क्लियर? सो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स ऑलवेज विल बी यूनिटी। जैसे मैंने आपको दिखाया इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3 प्लस साई n अगर आप करेंगे सो दिस विल ऑलवेज बी यूनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सबका सेम, और अगर सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर दोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई साहब 1, ठीक है। क्लियर? तो आपका देखो साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई n ये सारे मोल फ्रैक्शंस ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं एंड दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। इट इज यूजफुल फॉर रिलेटिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस लाइक वेपर प्रेशर एक्सेट्रा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का हम कब आप देखेंगे, कुछ लॉज हैं आपके जो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि आपके सॉल्यूशंस को पढ़ने में
मोल फ्रैक्शन का बहुत जगह पे कॉन्सेप्ट लगेगा। हम अभी आगे चल कर हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वगैरह पढ़ेंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो इन सारे प्रॉपर्टीज में आपका मोल फ्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में प्राइमरली आपका मोल फ्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इट इज यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन लाइक वेपर प्रेशर एक्सेट्रा। तो वेपर प्रेशर एक्सेट्रा को रिलेट करने में, सो इट हैज नो यूनिट्स बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर क्या है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या है नंबर ऑफ मोल्स, फ्रैक्शन है, तो आपका कोई यूनिट नहीं होगा। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों? ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट क्यों नहीं होगा? देखो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज या उनके लॉस को अंडरस्टैंड करने के लिए। व्हाई वुड इट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? नंबर ऑफ मोल्स जो है उसका टेम्परेचर पे कोई इन्फ्लुएंस, टेम्परेचर का उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों चीजों का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? ये नंबर ऑफ मोल्स मतलब देखो जैसे मैं अगर बोल रहा हूं ना भाई साहब, समझ लो मोल फ्रैक्शन, कोई ए एक कंपोनेंट है और बी एक कंपोनेंट है। लेट्स से ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों का हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इनमें से कोई एक सॉल्वेंट है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूं तो ये क्या हो जाएगा बोलो? एन ऑफ ए दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अभी भाई साहब अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है? W ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, वेट ऑफ बी प्लस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। ये सारे तमाम चीजों को अगर आप देखोगे भाई साहब, सो इसमें तो टेम्परेचर का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है। आपने अगर सिर्फ इसको उठाया तो इसमें भी टेम्परेचर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। वेट नेवर गेट्स इंपैक्टेड, वेट और मास नेवर गेट्स इंपैक्टेड बाय टेम्परेचर। वॉल्यूम इंपैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन का टेम्परेचर के साथ कोई लेना देना नहीं है। इट डजंट हैव एनी कोरिलेशन टू टेम्परेचर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो आप किसी का भी ले लो, साई बी अगर आप लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? डब्ल्यू ए बाई एम ए अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। अगेन इफ यू लुक एट इट बस ए क्या हो गया? ये डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे लुक अगर आप करोगे, कोई भी फैक्टर आपका ऐसा नहीं है जो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता हो। टेम्परेचर से होता है एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन से किसका कौन सी चीज बढ़ती है? वॉल्यूम, मास नहीं, ठीक है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज कंटेन्ड, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन। वेरी यूजफुल फॉर रिलेटिंग प्रॉपर्टीज लाइक वेपर प्रेशर। अगर अभी देखेंगे आप वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। सारे तमाम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को हम इसमें पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो यूनिट्स बिकॉज इट इज अ प्योर रेशियो, ठीक है। एक नंबर ऑफ मोल्स दूसरे, ओके। नंबर ऑफ मोल्स एन, ये क्या होता है भाई साहब? आपका वेट अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मतलब जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट? होता क्या है बेसिकली ये? ओके जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक वेट इज 16। तो लेट्स से इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 32। क्या 32? क्या 32? नहीं, ग्राम्स पर मोल पे हम बाद में आ रहे हैं। 32 एक्चुअली क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट होगा, ठीक है। दिस इज 16, जिसको हम 16 AMU भी लिख सकते हैं या 32 AMU भी लिख सकते हैं। अभी अगर मैं इसका एक मोल लूं, ठीक है, तो 1, तो अभी इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं किस में? ग्राम एटॉमिक मास में या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है। ये आपका क्या है? दिस इज बेसिकली व्हाट? एटॉमिक मास यूनिट में है। इसी को मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। तो ये हो गया आपका 32 ग्राम। ये 32 ग्राम होगा इसके एक मोल का मास, इसके एक मोल का मास, ठीक है। आर वी सीइंग हाउ थिंग्स आर रिलेटेड? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं भाई साहब? ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? दिस विल बी 32 ग्राम्स पर मोल, 32 ग्राम्स पर मोल। और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? पहले बात तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो कितने एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के केस में? एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के केस में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। तो इतने एटम मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? क्लियर है? इतने एटम्स हो जाएंगे। ओके, चलिए
इसको देख लेते हैं भाई साहब, आपका वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। हम कुछ नहीं करते हैं, पहले हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं विच इज इन एटॉमिक मास यूनिट, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को निकालते हैं, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं और वही हो जाता है उसका मोल का मास, ठीक है। मोल परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई साहब अगर आपको, तो मोल फ्रैक्शन इनटू 100, सिंपल। अभी इसको अभी फिर से फ्रैक्शन नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन इनटू 100 ये हो जाएगा आपका मोल परसेंटेज, ठीक है। ओके, जैसे 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 आपका क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 98% H2SO4 बाय मास, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसमें 98% H2SO4 बाय मास है, तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, H2SO4 का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप मान लेंगे कि भाई साहब हमने क्या लिया हुआ है, 98% दिया हुआ है ना, तो 98% ऑफ H2SO4 बाई वेट मीन्स 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 98 ग्राम आपका H2SO4 हो गया, मतलब 2 ग्राम क्या हो गया, वाटर हो गया। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हायर क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 98% ऑफ H2SO4, तो इसका मतलब वेट ऑफ वाटर कितना हो गया बोलो, 2 ग्राम्स, है कि नहीं। आपका 100 माइनस 98, दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 2 ग्राम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर बोलो, मोल्स ऑफ H2SO4 अगर निकालना है N1 तो कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी मास ऑफ वाटर, दैट इज मास ऑफ H2SO4 कितना है 98, और मॉलिक्यूलर मास निकाल लो भाई साहब, 2 प्लस 32 कितना हो गया 34, और 4 इंटू 16 64 कितना आ रहा है 98, ठीक है। तो इसका मास दैट इज 98 अपॉन 98 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा भाई साहब, वेट ऑफ H2SO4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 विच विल बी हाउ मच, वेट कितना दिया हुआ है 98 ग्राम, दिया नहीं हुआ है लेकिन हम 100 ग्राम की सैम्पलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 98 और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी आपका हो जाएगा 98। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो गया भाई साहब 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हो गया 1। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो गया, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 18, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज हाउ मच 18, 2 अपॉन 18, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच 1/9, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली 2 ग्राम्स अपॉन 18, दैट इज 1/9, ओके, एंड दैट्स गोइंग टू बी वॉट एवर, ठीक है। अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 मतलब N1 अपॉन N1 प्लस N2, यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 आपने क्या निकाला अभी 98, ठीक है, सॉरी 1 निकाला ना H2SO4 का, ये 1 आया, 1 प्लस N2 कितना निकाला आपने इसके 1/9, ठीक है। सो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/9, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी आपने निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है 1, और यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O N1 प्लस N2, तो ये गया 1 अपॉन 1/9, कितना हो जाएगा भाई साहब 9 प्लस 1 हो गया 10, और ये 9 भाई साहब ऊपर गया, 9/10 मतलब हो गया आपका 0.9, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 9 प्लस 1 10 हो गया, ये 9 ऊपर चला गया, 9/10 विल बी 0.9। आर बी क्लियर, ओके ओके ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.9 ना। A solution of sucrose in water, basically a form of glucose है, is labeled as 20% weight by weight, मतलब क्या हो जाएगा 20 grams of the sucrose is present in 100 gram of solution। तो इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में वाटर का कितना हो जाएगा भाई साहब 80 ग्राम्स, ऐसे ही आपको सोचना है, ठीक है। व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तो अगर आप देखोगे सक्रोज का कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी सक्रोज मास ऑफ सक्रोज कितना हो जाएगा बोलो 20 ग्राम्स, और मास ऑफ सक्रोज बेसिकली होता है C12H22O11, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 हो गया आपका 144 प्लस 22 कितना हो गया 166, 11 इंटू 16 176, कर लीजिए भाई साहब। मॉलिक्यूलर मास 144 प्लस 22 166 प्लस 176 कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 12, 7 प्लस 6 13, 1 4 342, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 342 ग्राम्स पर मोल, क्लियर है, क्लियर, ओके, दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्रोज। अभी हम क्या निकाल सकते हैं भाई साहब, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 80, है नहीं, दिस विल बी 80
100 माइनस 20 दैट विल बी 80, और मॉलिक अपना मोलर मास ऑफ वाटर तो हमको मालूम ही है कितना होता है 18, ठीक है 18 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सक्रोज कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सक्रोज विल बी 20/342, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बोलो 80/18, क्लियर है, ओके। सो आपका N1 अगर निकालना हो आपको, N ऑफ सक्रोज बेसिकली दिस विल बी हाउ मच 20/342, ठीक है 320 अपॉन आपका हो गया भाई साहब 342, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच 0.0585। अभी अगर हम वाटर का ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा बोलो 80 अपॉन, दिस विल बी बेसिकली 80 अपॉन कितना हो गया ये, दिस विल बी 18, सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल 4.45 ग्राम्स पर मोल, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो अगर आपको अभी निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सक्रोज कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस प्लस दिस, ठीक है। तो अगर हमको भाई साहब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो दिस विल बी N ऑफ सक्रोज प्लस N ऑफ वाटर, अगर आपको टोटल निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो दिस विल बी, तो ये हो गया आपका भाई साहब 4.5, ठीक है। अभी अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सक्रोज निकालना है तो कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन N ऑफ सक्रोज अपॉन टोटल, तो कितना है आपका 0.05 सॉरी, और 4.5, ये हो गया आपका टोटल, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली फॉर सक्रोज, दैट इज दिस विल बी मोल फ्रैक्शन साई ऑफ सक्रोज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सक्रोज दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 0.013। क्या आप बता सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा विदाउट कैलकुलेशन, किसने तो बोला 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, विदाउट कैलकुलेशन ही आप बोल सकते हैं 1 माइनस 0.03, ठीक है 1 माइनस 0। अगर आप कैलकुलेशन बाकायदा करके जाना चाहते हैं तो दिस विल बी द प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.987, दोनों को ऐड करोगे भाई साहब 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये पॉसिबल तभी है जब आपका 2 कंपोनेंट्स हो, अगर आपके 2 कंपोनेंट से ज्यादा होगा तब ये 1 वाला फैक्टर नहीं चलेगा, तब आपके सारे कंपोनेंट्स को आपको निकालने पड़ेंगे, कम से कम अगर 3 है तो 2 कंपोनेंट्स को आपके निकालने पड़ेंगे, तीसरा वाला मोल फ्रैक्शन 1 माइनस करके आ जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है 30% इन मास बाय कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का भाई साहब क्या होता है C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होता है CCl4, ठीक है। बेंजीन को आपने किस में डिसॉल्व किया है भाई साहब, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। 30% मास किसका है, बेंजीन का है, तो 70% किसका हो जाएगा भाई साहब, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब देख लेते हैं इसको। सो मास ऑफ द सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं भाई साहब 100 ग्राम, जैसे आपको परसेंटेज दिया रहे बाय डिफॉल्ट मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम ले लीजिए, ठीक है, ओके। तो मास ऑफ CaCl4 कितना हो जाएगा बोलो, मास ऑफ CaCl4 दिस विल बी 70 ग्राम ऑब्वियसली, और मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा C6H6, ये कितना हो जाएगा 30, है ना, 100 माइनस 70, पता नहीं उल्टा क्यों कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है चलिए 30 ग्राम्स, ठीक है, ओके। मोल्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 35 इंटू 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा भाई साहब 35 4 जा 23 4 12 13 14 154, है ना, ये हो गया भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है। और अगर आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन देखेंगे 12 इंटू 6 72 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा भाई साहब 78, ठीक है 78 ग्राम्स हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। अभी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 भाई साहब कितना हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास विच विल बी हाउ मच 30/78, तो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 0.385। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा भाई साहब, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 0.54, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 0.38 अपॉन 0.385, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0.4833, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया भाई साहब 0.4583, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ओके। थैंक यू हो गया ये, कैसे थैंक यू हो गया ये,
बड़ी हंसी आ रही है उधर भाई साहब।